अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बड़ा अहम मौजू आपके सामने लेकर आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ को दिल से जज करेंगे और आप दिल से इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, वो हो रहा है। अगर हम थोड़ा-सा पीछे जाएँ और हम देखें आज, और बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं, चंद माह पहले की बात है। नूर मुकद्दम का केस बहुत ज़्यादा एक हाई प्रोफाइल केस था और ये केस इसने सबकी अपनी तरफ तवज्जो करवा ली थी। उसका एक बड़ा रीज़न ये था कि क्या ये मर्डर कोई आम मर्डर नहीं था कि किसी को भी शूट कर दिया जाए या किसी को कहीं पानी में बहा दिया जाए या किसी को टॉर्चर करके मारा जाए। ये केस ऐसा था कि किसी को मार के उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी गई थी। बहुत हाइप हुई इस केस की, सोशल मीडिया पे हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी हुई और हर फोरम पे इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते रहे हम सब मिलके कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलना चाहिए। और हुआ भी ऐसे ही। अल्लाह का बड़ा करम है कि ये केस नूर मुकद्दम के हक़ में आया, लेकिन जो उसका कल्प्रिट था, जो उसका मर्डरर था, ज़ाहिर जाफ़र, उसको फांसी की सज़ा हुई और उसके साथ वो अभी तक फ़िलहाल इस केस के ऊपर फांसी का जो है वो इम्प्लिकेट नहीं किया जा सका, लेकिन अभी तक वो हिरासत में है। सुनने में आ रहा है कि इस केस को फर्दर थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, इसके ऊपर शायद दोबारा बहस भी की जाए और फिर देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट हमारे सामने क्या आता है। लेकिन हम चूँकि नूर मुकद्दम के साथ खड़े थे, उसको हक़ दिलाने के लिए खड़े थे, तो यहाँ तक तो हमारी जीत थी कि उसको सज़ा हुई, और वो भी हुई सज़ाए मौत। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ, बिल्कुल नूर मुकद्दम जैसा वाक़या हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आपने वो देखा होगा, जो कि अयाज़ अमीर साहब, जो कि बहुत अच्छे एनालिसिस्ट हैं, बड़े अरसे से मीडिया में वो अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा उनकी एफ़िलिएशन जो है वो एक सियासी पार्टी के साथ भी रही है। उनके बेटे शाहनवाज़ अमीर का ये केस है, जिन्होंने अपनी मिसेस को जो है वो डंबल्स, जिससे आप वर्जिश करते हैं, वो डंबल्स मार कर उनको हलाक कर दिया है। और सारा के बारे में अब तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, बहैसियत इंसान वो एक बहुत अच्छी इंसान थी। उनका करियर बड़ा फ्लरिश था, बहुत अच्छी जॉब कर रही थी, कैनेडियन जो है वो सिटीज़न थी। इसके अलावा उनकी फ़ैमिली जो है वो भी बाहर ही जो है वो मुक़ीम है, अमेरिका में या कनाडा में। तो आप ये देखिए कि इस माशरे में जो एक हिजान है, जो इंसानों के अंदर एक तरह का पागलपन, वहशीपन है, हम बात करेंगे कि इसकी रीज़न्स क्या हैं। मैंने इस चीज़ को बहुत क्लोज़ली देखा और समझा। देखिए, हर चीज़ ड्रग्स के ऊपर या हर चीज़ नशे के ऊपर नहीं रखी जा सकती कि आपने ड्रग्स ली हुई हैं और आपने किसी का कत्ल कर दिया, आप अल्कोहलिक हैं और आपने किसी को जो है वो गर्दन काट दी। ये मेरे ख़्याल से ये टॉपिक डिस्कस करने वाला नहीं है। हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है कि जहाँ लोग अपनी मेंटली इलनेस का शिकार हैं या दिमागी तौर पे उनको किसी भी किस्म का कोई इशू है, हम उस पे बात नहीं करते, जो कि हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है। और मैं समझती हूँ कि इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए कि वो ऐसे कौन से एलिमेंट है कि जो हमें इतना ज़्यादा मतलब हमें इतना ज़्यादा होश और हवास अपने खो देते हैं कि हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं। हम सामने आने वाले किसी भी औरत को, मर्द को मार देते हैं, मारते भी हैं तो ब्रूटली मारते हैं। ये नहीं क्या है कि जी सर के ऊपर कोई लकड़ी मार दी या आपने जो है वैसे ही फिजिकल उसे हाथापाई कर ली। यही क्यों हो रहा है कि गले काटे जा रहे हैं, और यही क्यों हो रहा है कि डंबल सर पे मार मार के किसी को इस हालत तक पहुंचा दिया जाए कि वो अपना दम तोड़ दे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे अहम बात है, वो है आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़। देखिए, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ वहाँ और उस माशरे में ज़्यादा डेवलप होते हैं या नज़र आते हैं जहाँ पे फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना ख़त्म कर दें, या फैमिलीज़ अपने बच्चों को इग्नोर कर दें। जब बच्चे जो इग्नोर्ड बच्चे हैं, चाहे वो ख़वातीन हों या हज़रात हों, छोटे बच्चे हों या बड़े हों, अगर वो नेगलेक्ट हो रहे हों और उन चीज़ का एहसास हो रहा हो कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, तो फिर वो अपनी अलग ही एक इल्यूज़न में रहते हैं। और वो इल्यूज़न क्या होता है, या तो वो उनका गेम होता है। आप देखें कि किस तरह के वॉयलेंस से भरे हुए जो हैं वो
गेम्स आ गए हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो दिखाया जाता है कि जी आप शूट भी कर रहे हैं, आप जैसे मर्ज़ी चाहें उसको मारें, उसका ब्लड बहता हुआ देखें। यहाँ से जो है वो लोगों के अंदर वॉयलेंस का जो एक वायरस है वो आ जाता है कि जी जब कोई मरता है तो उसे कितनी तकलीफ़ होती है और अगर हम उसे मारेंगे तो उसे किस तरह की तकलीफ़ का सामना होगा, और यहीं से उनके दिल सख्त होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने जब इस चीज़ को रिसर्च किया तो मैंने देखा कि मशरिक़ नहीं मग़रिब मतलब वेस्ट में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हैं। हम अपने माशरे को रोते हैं, ये हमें बाहर का माशरा, हमें वेस्टर्न माशरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि वहाँ आज़ादी है, वहाँ आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको नज़र आ रहा होता है, वहाँ का रहन-सहन आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है। लेकिन आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि मग़रिब के अंदर ही ये सारे इश्यूज़ क्यों होते हैं? ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्यों होते हैं? क्यों वो लोग अपने ही माँ-बाप का घर छोड़ के अर्ली एज में चले जाते हैं और वहाँ पर जाके उनका सिर्फ़ ये होता है कि ठीक है हम 16 साल के हो गए, तो इनको घर से निकालो, अब ये खुद कमाएँगे और खुद खाएँगे। जबकि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि माँ-बाप आखिरी दम तक अपने बच्चे को अपने दिल से लगा के रखते हैं कि यह हमारी औलाद है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए, इसकी आसाइश में किसी किस्म की कमी ना हो। तो अगर आप कंपैरिज़न करने बैठें तो मगरिब के माशरे से हमारा माशरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यहाँ हमें एक कंप्लीट फैमिली सिस्टम नज़र आता है जिसमें हमारे माँ-बाप, भाई-बहन सब हमें मिल के साथ लेके चलते हैं, सपोर्ट करते हैं, गलत बात पे हमें टोकते हैं और अच्छी बात की तरफ हमें लेकर आते हैं कि नहीं ये गलत है और ये सही है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो यूके, यूएसए और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ की मिसालें देते हैं और चाहते हैं कि हम उनके ही लाइफ़ ट्रैक को फ़ॉलो करें। तो मेरे बहन-भाइयों पैंट शर्ट पहन लेने से आप के हो सकता है कि ज़ाहिरी शख्सियत तो बदल जाए, लेकिन मेंटालिटी का क्या करेंगे? आप उन जैसी मेंटालिटी लेकर आ सकेंगे? आप मुझे बताइए इस माशरे में अगर कोई लड़की अपने भाई के साथ जा रही होती है, तो ये कहा जाता है पता नहीं किसके साथ घूम रही है। मैं अपना छोटा-सा वाक़या आपको यहाँ शेयर कर देती हूँ। मैं चूँकि कराची से हूँ, मेरे घर के सामने ही अलादीन पार्क था, तो अक्सर मैं और मेरे भाई जो है वो शाम को अलादीन पार्क चले जाया करते थे और हम वहाँ बैठते थे, गपशप लगाते थे। कभी वालदा भी साथ जाया करती थी और कभी हम दोनों अकेले चले जाते थे। क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस था तो हमें कोई इश्यू नहीं होता था, 5 मिनट में रोड क्रॉस की और सामने अलादीन पार्क आ गया। तो एक दिन मैं और भाई बैठे हुए कोई गपशप लगा रहे थे, बैठे कोई मज़ाक कर रहे थे हम लोग, तो कुछ लोग वहाँ से गुज़रे और हमें बड़े अजीब नज़रों से देखा। तो मैंने उनको टोका, मैंने कहा, "क्या बात है? आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं? क्या देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं?" तो कहते, "जी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।" मैंने कहा, "ये मेरे बड़े भाई हैं और बहन-भाई भी आपस में मज़ाक कर सकते हैं और बहन-भाई भी एक-दूसरे के दोस्त हो सकते हैं।" इसी तरह एक और वाक़या हुआ, मेरे भांजे जो हैं वो मेरे ऑलमोस्ट सेम ऐज के ही हैं और माशाल्लाह उनकी डील और ऐसी है कि मुझसे बड़े लगते हैं। जब वो मेरे साथ चलते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं छोटी हूँ और वो बड़े हैं, जबकि उम्र में मैं उनसे बड़ी हूँ। लेकिन बात वही है कि जब फैमिली में दोस्ती होती है, तो फ्रैंकनेस भी होती है। तो मेरा भांजा मेरे कंधे पे हाथ रख के चल रहा था, तो हमारे पास से कुछ लोग गुज़रे, उन्होंने हमें बहुत ही गंदे किस्म के कमेंट किए। तो मैंने उनको रोक लिया, मेरा भांजा उसने भी रोक लिया, उसने कहा वो ज़ाहिर है अमेरिका में रहता है, उसकी परवरिश वहाँ हुई है, तो उसका माइंडसेट बहुत ही डिफरेंट है। तो उसने उनसे इतनी बहस की कि आपने क्या सोच के ये कमेंट हमें पास किया, ये मेरी खाला है, मेरी सबसे छोटी खाला है और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? किसी को भी देख के आप इस तरह से कमेंट नहीं कर सकते। तो देखिए ये है हमारा माशरा, हम जितने भी मगरिब की नकल कर लें ना, हम अपनी मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सकते, हम मेंटालिटी पे पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी ही रहेंगे और हम इसी तरीके से किसी को देखेंगे तो हम सबसे पहले ये सोचेंगे, ओह! इसके अंदर तो यकीनन इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है और ये आपस में इतने फ्रैंक है तो यकीनन ये कुछ और ही चक्कर है। तो मेरे बहन-भाइयों सबसे पहले अपने ज़हन को साफ करना है हमने। हमने अपनी चीज़ को देखना है कि हमारा फैमिली सिस्टम हमें क्या सिखा रहा है, हमारी सोसाइटी हमें क्या मैसेज दे रही है। हमारी सोसाइटी हमें ये मैसेज नहीं दे रही है कि हम इतने तौर पे इतने बड़े हिजान में आ जाएँ कि हम किसी का मर्डर करें, ब्रूटली मर्डर कर दें। हमने इनकी बारीकियों पे जाना है कि इन सब का रीज़न क्या है, वो कॉज़ क्या है। वो कॉज़ यही है कि जब आप अपनी कोई बात किसी से शेयर नहीं करेंगे, आप अपनी फैमिली से सेपरेट हो जाएँगे या आप उनसे आइसोलेट हो जाएँगे, तो मुझे बताइए आपको सही और गलत का बताने वाला फिर कौन होगा? फिर बाहर के लोग मिलके आपकी ज़रा-सी वीकनेस से आपका फ़ायदा उठा सकते हैं और उठाते हैं। तो हमने ये देखना है कि हमारे लिए कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है और हमने फ़ॉलो भी उसी को करना है जो हमारे हक़ की बात करता है और वो है सिर्फ़ हमारी फैमिली और हमारे पेरेंट्स। अगर हमारे पेरेंट्स हमें किसी बात से रोकते हैं, तो उन्हें बेहतर तरीके से पता होता है कि इस बात का एंड में कंक्लूज़न क्या निकल सकता है। हो सकता है हमारी सेहत के लिए वो ठीक ना हो सकता है हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी के लिए वो ठीक ना हो। तो ये ज़रूरी है कि हम उनकी बात को बैठें, सोचें, समझें और इस बात को एडमिट करें कि वालिदैन
بہترین دوست ہوتے ہیں. ہماری شیئرنگ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ ماں باپ سے بہترین دوست کوئی نہیں ہو سکتا. ہماری شیئرنگ اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ جو آپ کی ماں جائے ہوتے ہیں نا وہی آپ کے اپنے ہوتے ہیں. کوئی کہنے سے بھائی نہیں بن جاتا اور کوئی کہنے سے بہن بھی نہیں بن جاتی. تو میں ایاز امیر کے کیس کو لے کے یہ بات شروع کرنا چاہ رہی تھی لیکن بات کہیں اور چلی گئی. لیکن فی الحال میں دوبارہ سے اسی ٹاپک پر آتی ہوں. ابھی یہ کیس انڈر انویسٹیگیشن ہے. آپ یہ دیکھیے کہ شاہ نواز امیر کے ایک غلط ایکٹ کے ساتھ جو ہے ان کے والد صاحب کے اب بہت ڈیفیم ہوئے, ان کو بھی جو ہے وہ لوپ میں رکھا جا رہا ہے, ان کا بھی ریمانڈ دیا گیا ہے, ان کے ساتھ بھی انویسٹیگیشن کی جائے گی اور نہ جانے آفٹر انویسٹیگیشن کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آئیں. ابھی تک تو صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ نشہ بھی کرتے تھے, وہ الکحلک بھی تھے. اس کے علاوہ ان کی 2-3 شادیاں بھی تھیں. پہلی جو انہوں نے اپنی مسز سے جو ہے وہ چھپائی ہوئی تھی, انہوں نے شیئر نہیں کی ہوئی تھی, اور وہ بیچاری جو اس وقت ابھی دنیا میں نہیں ہے, آپ سوچیں اس کے والدین کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. ان کے لیے کتنے بڑے صدمے کی بات ہے کہ ان کی ایک بیٹی جو کہ اتنی سکسیسفل اور اتنی اچھی پرسنالٹی کی مالک, جو کہ خود کما بھی رہی ہے, اپنے آپ کو بھی سپورٹ کری ہے, اپنے شوہر کو سپورٹ کری ہے, آخر میں اس کو ملتا کیا ہے؟ بروٹلی موت. اسے مار دیا جاتا ہے ڈمبل سے وار کر کے, اسے باتھنگ ٹب میں لٹا کر اور ٹیپ آن کر کے اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو میرے بہن بھائیوں, اپنے ذہنوں کو اس چیز کے لیے ایکسیپٹ کریں کہ آپ اگر کسی بھی قسم کے اس طرح کے سائیکولوجیکل ایشوز کے ساتھ ہیں تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں اور جو آپ کے ایشوز ہیں آپ ان پہ بات کریں اور اس کو جتنا آپ اوور کم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس میں ہی آپ کی بھلائی ہے. اپنی باتیں شیئر کریں. دیکھیں جو لوگ باتیں شیئر نہیں کرتے, اپنے اندر رکھتے ہیں, وہ پھر ایک آتش فشاں کی طرح آگے جا کے پھٹتا ہے اور پھر وہ یہی کچھ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا. یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ آپ وہ صحیح اور غلط اور جرم اور سزا اس سب سے آری ہو کے آپ وہ کام کر جاتے ہیں جو کہ آپ کی پوری زندگی کے لیے قضا بن جاتا ہے. تو میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ پلیز جو بھی میرے بہن بھائی, میرے دوست احباب, میرے فیملی ممبر بھی اگر یہ چیز سن رہے ہیں تو وہ پلیز اپنے اس طرح کے کسی بھی ایشو کو جو ہے وہ فوراً فائنڈ آؤٹ کریں اور اپنے لیے کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. دیکھیں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاگل ہیں یا ڈاکٹر آپ کو یہ کہے گا کہ آپ پاگل ہیں. صرف پاگلوں کو ہی ضرورت نہیں ہوتی ہے, یہ عام انسانوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے. ڈپریشن ایک بیماری ہے, ہو جاتی ہے, مجھے بھی رہی ہے, میں بھی اس ڈپریشن سے نکلی ہوں لیکن دوائیوں سے نہیں نکلی ہوں. میں نے کتابیں پڑھی ہیں, میں نے ڈرامے دیکھے ہیں, میں نے لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا ہے, میں نے اپنی سوشل لائف کو تھوڑا سا انہانس کیا ہے تاکہ میں اس ڈپریشن سے نکل سکوں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس بڑا کچھ ہے کرنے کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, میڈیسن کھائیں اور پھر آپ روتے رہیں کہ یار میرے ساتھ تو یہ ہو گیا, آپ کو کسی قسم کا کمپلیکس ہو گیا. اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے, جو دیا ہے وہ اس نے آپ کی استطاعت کے مطابق آپ کو دیا ہے اور اس پہ صبر کریں اور شکر ادا کریں. اور میری آپ سے یہی ایک التجا ہوگی کہ کائنڈلی کبھی بھی زندگی کے اس طرح کے مسائل اللہ نہ کرے کہ آپ کی زندگی میں آئیں, لیکن اگر آتے ہیں تو آپ نے بردباری کا, سمجھداری کا ہی مظاہرہ کرنا ہے. آپ نے کبھی بھی کسی بھی ہیٹ آف دا مومنٹ میں کے انڈر آ کر آپ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا کہ جو کہ آپ کی ساری زندگی کے لیے سزا بن جائے. ٹھیک ہے, یہاں کا جو سسٹم ہے نا, جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے, باخدا یہ سارے کنٹریز کا ایسے ہی ہے. ضروری ہے کہ پاکستان کی بات ہے, آپ امریکہ کو لے لیں, آپ انگلینڈ کو لے لیں, آپ یورپ کو دیکھ لیں, جائیں جا کے ان کی بنی ہوئی ڈاکومنٹریز ہیں ان کو دیکھیں, مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کرپشن جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, وہ ہر جگہ پہ ہے. چور صرف پاکستان میں نہیں ہے, وہ ہر جگہ پر ہیں. اور جس طرح کے ایشوز پاکستان میں ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ویسٹ کے اندر ہوتے ہیں. تو پلیز 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 آپ لوگ ان چیزوں کا خیال رکھیں, اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور کوشش کریں کہ اپنی باتیں شیئر کریں جس پہ آپ اعتبار کر سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو اشارہ دے دیا ہے کہ اعتبار جو ہے وہ صرف اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں پر ہی کیا جا سکتا ہے, کسی XYZ پہ نہیں کیا جا سکتا. تو جناب یہ تھا میرا آج کا ٹاپک, میں اس پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گی ایک اور ٹاپک پہ, اور انشاءاللہ ایاز امیر صاحب کے بیٹے کا جو کیس ہے شاہ نواز امیر کا, اسے ہم فالو کریں گے اور میں آپ کو وقتاً فوقتاً اس کے اوپر اپڈیٹ بھی دیتی رہوں گی کہ میرے پاس کیا انفارمیشنز ہیں اور اس کے اوپر میرا ریسرچ ورک کیا ہے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. آپ چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ ضرور کیجیے اور مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کے ایشوز ہیں, خدا نخواستہ, تو ہم اس کو حل کیسے کر سکتے ہیں. ہر چیز کا حل ہمارے پاس موجود ہے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, اجازت چاہوں گی. اپنا ڈھیر سارا خیال کریں, اپنے والدین کا احترام کریں, ان کی عزت کریں, ان کی خدمت کریں اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.